Hi, this is Dr. Ajay Kumar. Welcoming all my viewers to my channel. आज हम एक नई रेमेडी की चर्चा करेंगे और उसके एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। अ, बहुत सारे लोग, खासकर औरतों को, आप देखते होंगे कि एक एक समस्या होती है कि पूरे देह में गर्मी, हीट फ्लैशेस, पाम में गर्मी, पैर में गर्मी, पैर के सोल में इतनी गर्मी होती है कि वह चाहती है कि ठंडे ठंडे स्थान पे पैर रखें, ठंडे पानी में पैर रखें। हाथ में इतनी जलन होती है कि माने उसको इतनी अधिक जलन होती है कि वो ठंडा ठंडा चीज़ चाहती है। एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉमन पर्टिकुलरली आफ्टर क्लाइमेट्रिक्स। सो आज इस पे हमारी चर्चा होगी और कुछ रेमेडीज को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे इस बीमारी से हम निजात पाएं। तो बिफोर delivering this lecture, I would like to all my viewers to subscribe my channel. The remedy is Sanguinaria candensis. This remedy belongs to Papaver family. Sanguinaria candensis में आप पूरे शरीर में बर्निंग देखेंगे। बर्निंग इन स्टोमक, बर्निंग इन pharynx, burning in oesophagus, burning in small parts, burning in palm, burning in sole। तो प्रत्येक जगह आपको इसमें बर्निंग दिखेगा और यह जो बर्निंग होता है, यह बर्निंग होता है मेनोपॉज के बाद। इन एट क्लाइमेट्रिक्स, मेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के जैसे मैंने एक वीमेन के जब हार्मोनल चेंजेज आते हैं मेनोपॉज के बाद, तो उसमें आप देखेंगे कि ये हीट फ्लशेस बढ़ने लगते, बॉडी में गर्मी बढ़ने लगती है। और उन लोगों में भी आप ये देखेंगे जिनके किसी कारण से यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, ओवरी निकाल दी गई, यूट्रस निकाल दिया गया, उसके बाद ये प्रॉब्लम डेवलप कर गया। उन सारे केसेस में हम लोग सैंगुइनेरिया कैंडेंसिस के बारे में सोच सकते हैं। इसमें गर्मी काफ़ी अधिक होती है और यह गर्मी के साथ जो है ना, पेशेंट चाहता है कि उसको ठंडा ठंडा चीज, वो ठंडा स्थान खोजना चाहेगा, घर ठंडे वातावरण में रहना चाहेगा, एसी के पास रहना चाहेगा, पेट में उसको ठंडा ठंडा चीज चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहेगा। और उसकी वो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब चीज उसको ठंडा चाहिए। यहाँ पे आप इसको कंपेरिजन सिकेल कॉर लेकेसिस, सॉरी सिकेल कॉर फास्फोरस के साथ कर सकते हैं, बिकॉज दिस रेमेडीज आर ऑल्सो very thirsty remedy, and particularly phosphorus, which is very thirsty remedy and wants everything cold in the stomach. Similarly, Sanguinaria candensis also is very thirsty. It has extreme thirst, so its thirst is comparable with phosphorus। और फास्फोरस के तरह ही यह सब चीज को ठंडा ठंडा इसको पेट में चाहिए। गर्म चीज से इसको दिक्कत हो जाती है, पेट में कोई भी चीज गर्म जाएगी तो इसकी परेशानी बढ़ेगी, इसको ठंडा चाहिए। तो ठंडे चीज से ही इसको एमेलिरेशन होता है। तो जब इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो यहाँ पे हम आप देखेंगे कि जब देर आर हीट फ्लशेस एंड टू मच हीट, एंड पेशेंट जो है ना, उसके रात में उसकी प्रॉब्लम, खासकर अगर हीट फ्लशेस है पाम में, सोल में, और उसके साथ उसको पेन भी हो रहा है, रात में उसके दर्द बढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग कुछ मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। इसमें फर्स्ट मेडिसिन आती है, डेट इज लेकेसिस, देयर आफ्टर सल्फर। तो एंड phosphorus, in all these cases there is extreme burning। तो इन एक्सट्रीम बर्निंग में यदि there is aggravation of pain with heat flushes, particularly in the lower extremities at sole, which aggravates when the person goes to bed। पर्सन बिस्तर पे जा रहा है, वहां पे उसका बिस्तर की गर्मी से उसका प्रॉब्लम बढ़ने लगा, उसकी जलन बढ़ गई, उसमें दर्द बढ़ गया, पैर में काफ़ी दर्द होने लगा, उसमें छटपटाहट आने लगी, वो स्ट्रेच करने लगी पैर को,
और ठंडा चीज चाह रही है कि पैर को ठंडा रख सके, कवर तो पैर को कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हम सल्फर के बारे में के बारे में हम सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स ऑफ सल्फर इंडिकेट्स। सल्फर में उतना थर्स्ट नहीं रहता है जितना आपको फास्फोरस और सैंग्विनेरिया में देखने को मिलेगा। सल्फर का थर्स्ट कब होगा? जब पर्सन खाना खाएगा, उसी दौरान वो पानी पीता है। ही वांट्स टू ड्रिंक आफ्टर एवरी मोर्सेल ऑफ food. So, and there is a sinking sensation at the time, particularly in abdomen when he is very hungry. When hungry, there is gnawing type of pain in the abdomen, and there is extreme pain when it is 11 a.m. So, यदि सल्फर का कुछ अन्य इंडिकेशन मिलता है तो आप सल्फर दें, अन्यथा यू कैन थिंक अबाउट sanguinaria candensis, phosphorus, lachesis. If you can think about lachesis if the person has the person complaint is ameliorated after discharges. Once the discharges started, the person complains is ameliorated, then you can think about lachesis. This discharges may be menopause, ये मेंसेस भी हो सकते हैं। यदि किसी को मेंस रुक गया और मेंस रुकने के बाद उसके हीट फ्लशेस बढ़ गए और उसका जैसे ही मेंस स्टार्ट हुआ उसमें आराम हो गया, you can think about lachesis. Lachesis in all those cases where there is a strong internal wildness, internal sensation of fullness, internal sensation, something that wants to get out of it, and when the discharges starts, there is amelioration, lachesis is well indicated. अब हेडेक हो रहा है, हेडेक हुआ और कराइजा स्टार्ट हो गया, हेडेक हुआ कराइजा स्टार्ट हुआ और हेडेक आपका कम हो गया, कराइजा स्टॉप हुआ हेडेक बढ़ गया, दिस इज lachesis. So whenever there are discharges, with the discharges, the patient as a whole, either in particular or in whole, if he ameliorates, if he feels better, then the medicine is lachesis. Phosphorus, you can think about phosphorus when there is extreme thirst, the person is lanky, tall, lanky, very communicative, and he is very fearful about the future, very fearful about what would happen if there is any disease. He will think a lot about the disease, what would happen in future, if the disease may increase and they may he get into another disease. So there is a strong fear of disease. So phosphorus has many other things. It is a very big remedy, and the constitution of the phosphorus will indicate physical constitution, particularly when there is narrow chested, there is history of some respiratory troubles, particularly about inflammation of the lung, and the person has a strong warmth, a strong burning in places, and in a stomach there is burning while the person is chilly from the outside. As a general, the person is chilly, but in the stomach internally the person is warm. So at that time you can think about phosphorus. So हम लोग को सैंगुनेरिया कैंडेंसिस खासकर क्लाइमेट्रिक पीरियड में हम लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके इजीली हम लोग सैंगुनेरिया कैंडेंसिस को दे सकते हैं और पेशेंट की बर्निंग हीट फ्लैशेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके हीट फ्लैशेस जब होते हैं ना, तो आप देखेंगे सैंगुनेरिया कैंडेंसिस के बहुत सारे केसेस में इसमें रूमेटिक हेडेक भी होगा, गैस्ट्रिक हेडेक होगा, रूमेटिज्म डेवलप कर जाता है मेंसेस के बाद, मेनोपॉज हुआ, क्लाइमेट्रिक हुआ और उसके रूमेटिज्म डेवलप कर गए, सिक हेडेक होने लगा, हेड पेट में गैस बना, गैस के बाद हेडेक हो गया, पेशेंट बोलेगा कि हमको वोमिटिंग हो जाता तो अच्छा लगता, उसको वोमिटिंग होता भी है बहुत सारे समय, और इरेक्टेशन होगा तो उसको आराम होगा, फ्लैटस डिस्चार्ज होगा तो उसको आराम होगा। सो देयर इज गैस्ट्रिक हेडेक, और उसमें क्या होगा कि एक पीरियोडिसिटी भी रहेगी। कभी कभी आप देखेंगे कि 7 डेज के पीरियोडिसिटी पे, 14 डेज के पीरियोडिसिटी पे उसके पेन आ रहे हैं, हेडेक आ रहे हैं,
और एक खासियत रहेगी कि विथ हीट इट इन इंक्रीजेस, समर में इंक्रीज करेगा, हीट सन में इंक्रीज करेगा, विथ डे एज द डे प्रोग्रेस इट इंक्रीज करेगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम it will start from the occiput, from the base of the neck, or from the occiput it will start and it will extend up to forehead and will settle in the ear, in the eye, particularly the right eye. So it is right sided medicine. जब हम फास्फोरस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि sanguinaria is right sided while phosphorus is left sided. Sulfur also tends to have affinity with left side. So lachesis has also affinity with left side, while sanguinaria has affinity with right side. So in headache, particularly in sick headache, you will find that sanguinaria has a lot of similarity with nux vomica. Nux vomica को भी vomiting से आराम होगा. Nux vomica has also gastric headache. So it has lot of similarity with nux vomica, but nux vomica is always ameliorated by warmth, while sanguinaria is always aggravated by warmth. This minor differentiation we have to take notice of. इसको हमें नहीं भूलना है. इसके जो sanguinaria कैंडेंसिस को हम लोग कफ के केसेस में भी काफ़ी यूज करते हैं, और कफ के लिए खासकर इसकी जो एफिनिटी है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे काफ़ी है. बोरिक ने लिखा है दैट मार्क एफिनिटी ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन. और इसके जो कफ होते हैं ना, वो थोड़े से भी ठंड इसको लगती है, एवरी चेंज ऑफ वेदर, या थोड़ा सा भी इसको कोल्ड लगा तो विथ एवरी कोल्ड देयर इज कफ. पर्टुसिन हुआ, हुपिंग कफ हुआ, उसके बाद इसके कफ आपकी जा नहीं रही है, आपने बहुत सारी मेडिसिन दे रखी है लेकिन आपकी कफ जा नहीं रही है, यू कैन थिंक अबाउट sanguinaria. Sanguinaria की कफ की एक खासियत है कि इट्स कफ हैज आल्सो रिलेशन विथ stomach symptom. If there is irritation, there is amelioration. If there is flatus discharge, there is amelioration. And when the cough comes to end, or the cough ends and the diarrhea starts, you can think about sanguinaria candensis. It is a very beautiful remedy in cough. In cases of pneumonia also, when the aggravation is when the gravity of problem is on the right side and the person on lying on the back, if he feels that there is amelioration, in that case also sanguinaria works very beautifully. So sanguinaria का जब हम अगर आप देखेंगे sanguinaria के मेंसेस को, तो sanguinaria के मेंसेस हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था कि उसके क्लाइमेट्रिक के पीरियड से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. तो क्लाइमेट्रिक में जब मेंसेस इसके बिगड़ने लगती, इरेगुलर हो जाता है, तो विभिन्न तरह की इरेगुलरिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी. लेकिन जब इसके मेंसेस होते हैं ना, तो ये काफ़ी वीक हो जाता है पेशेंट, और इसका वीकनेस इस लेवल तक चला जाता है कि एज इफ ही इज पैरालाइज्ड. उसमें इतना अधिक प्रोस्ट्रेशन होता है, सेंसेस इतने डल हो जाते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो मूव तक नहीं कर सकता. तो यहाँ जो है ना कि एक कैटामेनिया की जो स्थिति आती है, बनती है, और उसमें द पर्सन इज अनेबल टू मूव, नाउ ही इज कंप्रीहेंडिंग एवरीथिंग. उसको लग रहा है कि आसपास सब कुछ हो रहा है, ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बट हिज पोजीशन इज सच ए पैरालिटिक कंडीशन दैट ही कैन नॉट मूव. So he recognizes everything but he cannot move. This is the state where sanguinaria can be compared with cocculus. और यहाँ पे वो चाहता है sanguinaria कि कोई उसकी मदद करे, कोई उसको हेल्प करे, कोई उसको हेल्प करे, तो वो ठीक हो जाएगा, वो उससे उबर जाएगा, वो बीमारी से निकल जाएगा. लेकिन वो जो स्टेज है, वो स्टेज है एक पैरालिटिक स्टेज का, एक एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन का स्टेज का, एक एकदम एक्सट्रीम डलनेस जहां वो कुछ कर ही नहीं सकता. दैट इज द स्टेज वेयर एक्सट्रीम टॉर्पर, एक्सट्रीम डलनेस यू विल फाइंड इन द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इन sanguinaria, एंड इट इज, और यहाँ पे आप इसको कॉकुलस की तरह बिहेव करता हुआ पाएंगे. लेकिन कॉकुलस में यू विल फाइंड दैट कॉकुलस एक्सेप्ट्स एवरीथिंग. ही रिकॉग्नाइजेस दैट देयर इज सम प्रॉब्लम एंड एक्सेप्ट दैट ही माइट बी फॉल्टी.
कॉकलस में एक बहुत बड़ा उसका मेंटल स्टेट है, वो सब चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ता है। बट सैंगुइनेरिया वांट्स दैट somebody helps him to get out of it. So there is a minor difference between coculus and sanguinaria. coculus का जो स्टेट आता है वो केयर एंड वरीज के कारण आता है, एक बहुत अधिक ओवर रेस्ट पेशेंट हो जाता है किसी की मदद करते करते, नाइट वाचिंग के चलते, और उसके नर्व्स जो होते हैं अफेक्टेड हो जाते हैं, एंड देन दैट स्टेट्स कम. But here in sanguinaria, the problem is basically after menopause or at climacteric, when there is hormonal changes, and because of it the nerves is affected, and with that the hormonal changes and neuralgic affections combines together and create such a neurasthenic state where the patient uh, feels himself helpless. इसमें सैंगुइनेरिया में आप रूमेटिक के बहुत सारे फीचर्स देखेंगे. इसमें इसके जो रूमेटिज्म है, इसका एक की नोट है कि वो रूमेटिज्म वहाँ पे आप देखने को मिलेगा, पेन वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे फ्लेश काफ़ी कम रहेंगे. जैसे ये पोजीशन, यहाँ पे फ्लेश कम है, फिंगर जॉइंट्स जहाँ पे फ्लेश कम है, शोल्डर जॉइंट जहाँ पे फ्लेश कम है. तो ये जहाँ पे फ्लेश कम होते हैं ना, वहाँ पे सैंगुइनेरिया काफ़ी एक्टिव हो जाता है. यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खासकर रूमेटिज्म ऑफ नेक एंड रूमेटिज्म ऑफ शोल्डर. पर्टिकुलरली इन रूमेटिज्म ऑफ शोल्डर देयर इज मार्क्ड इट हैज मार्क्ड एग्रेवेशन फ्रॉम रेजिंग ऑफ आर्म. इसके हाथ, आप हाथ उठाएंगे तो या आप पूरे हाथ उठाना इसके लिए इम्पॉसिबल है. एक तो क्या है, एक पैरालिटिक स्टेट रहेगा. अगर पैरालिटिक स्टेट नहीं भी है तो इसके जो पेन होंगे, इस पेन में इसके लिए हाथ उठाना इतना मुश्किल होगा कि यहाँ पे उसको दर्द करेगा, डेल्टॉइड रीजन में दर्द करेगा, नेक में स्टिफनेस इसके आते हैं. तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस में भी इसको अच्छा यूज किया जाता है. सो वन ऑफ द मेजर थिंग वी हैव टू notice, particularly in the cases of rheumatism but of the upper extremities, that how the rheumatism has been created. If the rheumatism is post climacteric, if the ailments are coming from the post climacterics, you can think about sanguinaria. And second thing, if it is male and rheumatism has certain connection with gastric symptoms, then also sanguinaria is very good medicine. And if you add to it the modality of sanguinaria, that raging arm aggravates, then sanguinaria is very good medicine. Particularly the right side affinity is found in sanguinaria. यदि ये राइट शोल्डर ज्वाइंट के जगह लेफ्ट शोल्डर ज्वाइंट में पेन है, so you can think about ferrum metallicum. If the both shoulder joint is painful and lateral raging is difficult, you can think about cephalinum. So there is minor difference in all these medicine that we should know. साइटिका के केसेस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं. सैंगुइनेरिया में आप एक और चीज देखेंगे कि सैंगुइनेरिया का रूमेटिज्म भी एरेटिक होते हैं, इधर उधर मूव करने, जैसे आप रोडोडेंड्रम में पाएंगे, कालीसल्फ में पाएंगे, पल्सिटिला में पाएंगे, लैक्रिनियम में पाएंगे, है ना, कालीबाइक्रो में, इस तरह से मूव करते हैं, इधर उधर मूव करेंगे. और बहुत सारे केसेस में, रूमेटिज्म के केसेस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेदर दिस केस बिलोंग्स टू सल्फर, मेडोराइनम और लीडम. बिकॉज यह पेशेंट जो होता है एज ए जनरल, आप देखेंगे कि इस पेशेंट को हमेशा ठंडी ठंडी चीज चाहिए, पैर को ठंडा में रखना चाहेगा. तो ये आपको भ्रमित करेगा कि यह केस लीडम का हो सकता है, क्योंकि उसको हर चीज को ठंडा चीज, जॉइंट्स में पेन है, चाहेगा कि पैर को ठंडे पानी में रखे. बट लीडम विल नॉट be applicable, because if you go by the whole generality, you will find this case is sanguinaria. So this is for today very short description,
and I will just go by the differentiating point between the medicine which I have discussed. आप जैसे हमने लीडम की बात की, लीडम में थर्स्ट आपको उस लेवल का देखने को नहीं मिलेगा जो आपको सैंगुइनिया, लीडम में उस तरह का जनरल में बर्निंग देखने को नहीं मिलेगा जो आपको सैंगुइनिया में देखने को मिलेगा। सैंगुइनिया का जहाँ लोकेलिटीज है, जहाँ पे पेन होगा, रूमेटिक पेन होगा, वहाँ पे वार्मथ मिलेगा, वेयर इज इन लीडम इफ यू टच दैट, वहाँ पे आपको ठंडक मिलेगी, वो गर्म नहीं मिलेगा। सो इफ यू गो बाय दिस माइनर डिफरेंशिएशन यू विल इजीली फाइंड दैट द मेडिसिन इज सैंगुइनिया नॉट Lidampa. So this is a very short description for today about sanguineria. I hope that this short lecture about the sanguineria will be very beneficial. I have tried to make it concise so that your valuable time would not go waste. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर आपको बेनिफिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट अपॉन इट, डू शेयर, और आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आपके कमेंट से आई कैन इम्प्रूव अपॉन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।